हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का टेस्ट डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा एसएससी का टेस्ट था, द टेस्ट वाज इजी टेस्ट। टेस्ट का नाम था SKSSC 1 टेट्रा EKN। ओवरऑल जो टेस्ट था, टेस्ट के अंदर पैसेज आसान था, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कहूँगा, ओवरऑल टेस्ट वाज इजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें राइट स्पेलिंग निकालनी थी। फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, दैट इज अनवेडिड। अनवेडिड, वेडिड जो वर्ड होता है इसके अंदर डबल डी होना चाहिए सिंगल डी की बजाय, WEDDED। दिस शुड बी द राइट स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग गलत है। बाकी वैसे वेड वर्ड तो सबको पता ही होगा। वेड बोले तो मैरिज से रिलेटेड जो वर्ड होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड मैरिज। जनरली ये क्वेश्चन कई बार एसएससी ने पूछा है, पहले भी पूछा है, कई बार क्लोज टेस्ट के अंदर भी ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो वेडिंग एंड मैरिज दो ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली हम लोग गलत यूज करते हैं। जनरली हम दूसरे लोगों को, अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी विश करते हैं तो वी ऑलवेज विश मैरिज एनिवर्सरी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट मैरिज एनिवर्सरी, इट शुड बी वेडिंग एनिवर्सरी। मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस क्या है? वेडिंग जो है वो एक सेरेमनी है। जैसे शादी के टाइम पे जो पार्टी दी जाती है, दैट पार्टी इज वेडिंग। ठीक है, जो रिसेप्शन एंड ऑल होता है, दैट इज वेडिंग। वेडिंग होती है एक सेरेमनी। एंड मैरिज इज एन अरेंजमेंट इन विच टू पीपल कम टुगेदर, दे कम टुगेदर टू लिव टुगेदर फॉर द होल लाइफ। So marriage is a relationship and wedding is a day, wedding is a ceremony. So ये मेन डिफरेंस है। वेडिंग एनिवर्सरी होती है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डे को अगर किसी की मैरिज हुई तो उसकी उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी आएगी। ठीक है, तो वेडिंग एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी नहीं होती। जनरली हम यूज करते हैं मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, बट इट शुड बी वेडिंग एनिवर्सरी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला ऑप्शन जो है इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर वर्ड इन्फॉर्मेशन से आया। एम जो है डबल एम लगा है, इसमें सिंगल एम होना चाहिए, ये भी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट वर्ड है मोंग्रेल्स। मोंग्रेल्स जो वर्ड है ये मिक्स ब्रीड ऑफ डॉग्स के लिए यूज होता है, जो मिक्स ब्रीड होती है डॉग्स की। तो ये वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। और अगला जो वर्ड है पाउडर्ड। पाउडर्ड वर्ड में लास्ट में जो ये डबल आर लगा है, DERRED, इट शुड बी RED। तो इसमें भी स्पेलिंग गलत थी। तो जो सही ऑप्शन है हमारा, दैट इज सी। अगला क्वेश्चन, आई हैव बिन राइटिंग 20 पेजेस सिंस मॉर्निंग। देखो वैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा जाए, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING है, और लास्ट में सिंस मॉर्निंग एक टाइम ड्यूरेशन भी लगा है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज हो रहा है। टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है कि मेन डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि कोई एक्शन शुरू हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, अभी तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। उस एक्शन का कुछ पार्ट हो चुका है, बट एक्शन हैज नॉट कंप्लीटेड येट। ठीक है, और जो परफेक्ट होता है वो वहां यूज होता है जहां पे एक्शन हैज कंप्लीटेड ऑलरेडी, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना, वो रिजल्ट को डिनोट करेगा। अगर एक्शन कंप्लीट होगा तो उस एक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आएगा। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें, आई हैव बिन राइटिंग 20 पेजेस सिंस मॉर्निंग। देखो मैं सुबह से 20 पेजेस नहीं लिख रहा हूं। आई कैन से कि I have been writing this book since morning, इतना मैं बोलूं तो I feel this is correct। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें ये कह दूं कि I have written 20 pages since morning, तो ये चीज सही लगती है। ठीक है ना, I have written 20 pages, मैं 20 पेजेस लिख चुका हूं, 20 पेजेस लिख नहीं रहा हूं, 20 पेजेस लिख चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन बनना चाहिए, दैट इज आई हैव रिटन। देखो ऑप्शंस के थ्रू भी जाते तो A और B ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्लासेस में हमने कई बार डिस्कस किया है
कि कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर टाइम ड्यूरेशन दिख जाए, सिंस मॉर्निंग एक टाइम ड्यूरेशन है, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर टाइम ड्यूरेशन दिख जाए उस सेंटेंस के अंदर कभी भी इज एम आर वॉज वर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता था, तो आंसर जो बचता है दैट इज सी, हैव रिटन। अगला क्वेश्चन ईडियम है, ईडियम का मीनिंग बताना है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, देखो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री है ना, इसका मतलब होता है कि गलत रास्ते पे चलना, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है टू बी परस्यूइंग अ मिसगाइडेड लाइन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, तो गलत रास्ते पे चलना, जाना था दिल्ली और पहुंच गए सिरसा वाले रास्ते पे, तो उसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मैं बना तो हूं अपना बिजनेस करने के लिए और मैं एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आई एम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। और माइट भी कि मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं और मैं बिजनेस करने की तैयारी कर रहा हूं, मैं बिजनेस करने के लिए आतुर हूं, तो आई एम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री अगेन, ठीक है। अगला है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। देखो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, देखो ड्राइंग बोर्ड पे हम क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड लेके हम पहले ड्रॉ करते हैं कि क्या करना है आगे, ठीक है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जो है ईडियम, इसका मतलब होता है कि कोई आइडिया आपका, कोई प्लान आपका अनसक्सेसफुल हो जाए और आप फिर दोबारा से नया प्लान बनाओ, तो उसके लिए बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम बताना है हमें सिबिलेट वर्ड का। सिबिलेट जो वर्ड होता है, सिबिलेट का मतलब होता है हिसिंग साउंड। इस टाइप का जो साउंड होता है इसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। सिबिलेट वर्ड एक तो सिंपल हिसिंग साउंड के लिए यूज होता है सिबिलेट वर्ड, दूसरा जब कोई परफॉर्मर कोई स्टेज पे कोई अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हो और वहां पे बैठी ऑडियंस उससे एंग्री हो जाए या ऑडियंस उसको डिसअप्रूव करे, तो ऑडियंस जो साउंड करेगी वो साउंड होता है सिबिलेट, या जो सेकंड ऑप्शन है बू, ये दोनों ऑप्शन इसी सिबिलेट और बू जो है ये दोनों सिनोनिम हैं, ठीक है। दोनों जब एंग्री क्राउड होता है, जब एंग्री ऑडियंस होती है और जब वो डिसअप्रूव करती है परफॉर्मर को, तो उसके लिए ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। विज जो वर्ड है ये होता है विस्लिंग साउंड, ठीक है। ये बजिंग साउंड होता है। जनरली विज जो साउंड होता है ये यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम ऊपर देखते हैं कुछ रॉकेट्स वगैरह छोड़े जाते हैं, उन रॉकेट्स कि वो जब एयर को पास करते हैं तो एयर से टकराने के कारण जो साउंड होता है उसको बोलते हैं विज, ठीक है। फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका एंटोनिम नहीं है, बू तो सिनोनिम है। एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज करना। अब सिबिलेट जो वर्ड है इसका मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, और एक्सॉल्ट वर्ड है इसका किसी को प्रेज करना, तो सी जो है वही इसका एंटोनिम है। रैस्प जो वर्ड है, रैस्प वर्ड यूज होता है रफ साउंड के लिए, अनप्लीजेंट साउंड के लिए, ठीक है। तो एक्सॉल्ट जो वर्ड है वो आंसर है। अगला देखो, डैश बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजमेंट लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द बिजनेस। कह रहा है इवेंचुअल वर्ड का मतलब होता है फाइनल, स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में कुछ था जिसके कारण फाइनली बिजनेस जो था वो कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या था उनके बीच में, रफनेस, एब्रेजन, इरिटेशन या फ्रिक्शन। देखो रफनेस वर्ड तो सिंपल मतलब रफनेस होती है नॉट स्मूथ, ठीक है। एब्रेजन वर्ड जो है, एब्रेसिव पेपर आता है, एब्रेजन वर्ड, एब्रेजन भी रफनेस के लिए यूज होता है, ठीक है। रबिंग के कारण भी एब्रेजन होता है। इरिटेशन हो सकती है किसी को किसी से, लेकिन दोनों के बीच में इरिटेशन नहीं होगी। फ्रिक्शन इज द राइट आंसर। फ्रिक्शन का मतलब यूज होता है एनिमोसिटी, दुश्मनी, एनिमोसिटी बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एरर बताना है। द ट्रेवलर टुक रेस्ट बिलो द शेड ऑफ अ लार्ज पीपल ट्री। देखो ट्रेवलर टुक रेस्ट बिलो द शेड ऑफ अ लार्ज पीपल ट्री, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी को बहुत पसंद है, एसएससी इस क्वेश्चन को जनरली पूछती रहती है, ठीक है।
और शायद मैक्सिमम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी याद होगा कि बिलो द शेड ऑफ अ ट्री नहीं होता, इन द शेड ऑफ अ ट्री होता है। ठीक है ना? क्यों नहीं होता बिलो द शेड ऑफ अ ट्री? बिकॉज बिलो जो वर्ड है, बिलो का मतलब होता है नीचे, तो शेड के नीचे नहीं जाते आप, शेड के अंदर बैठते हो। ठीक है, तो इन द शेड ऑफ अ ट्री। अगला क्वेश्चन जो है, एरर निकालना है इसमें भी। शी सेड ए नंबर ऑफ लाइज एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। कह रहे शी सेड ए नंबर ऑफ लाइज, बहुत सारे झूठ बोले और निकल गया विदाउट कंप्लीटिंग हर, निकल गई विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। तो देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है, शी सेड ए नंबर ऑफ लाइज। सेड ए लाई नहीं होता, से ए लाई नहीं होता, टेल ए लाई होता है, तो यहाँ पे सेड की जगह होना चाहिए टोल्ड। शी टोल्ड ए नंबर ऑफ लाइज एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो, एक सीखने लायक चीज़ थी। ऑप्शंस देखो, ए ऑप्शन पे ए लिखा है, बी पे बी लिखा है, लेकिन सी पे डी लिखा है और डी पे सी लिखा है। एसएससी ने इस बारी ऐसा भी किया था। जनरली क्या होता है, हम जल्दबाजी में, मान लो चलो इसमें तो ए ऑप्शन में एरर था, ठीक है, ए ऑप्शन हमें अगर पता लग गया कोई बात नहीं। मान लो अगर इस क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन में एरर होता और हम सी ऑप्शन को टिक कर देते तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि सी के ऊपर तो आंसर डी है। ठीक है, तो एसएससी जो है कई बारी अब ऐसी चीज़ें भी कर रही है। एसएससी ने पैटर्न को चेंज करना शुरू किया। पहले क्या होता था कि सिनोनिम्स आ रहे हैं तो दो सिनोनिम जो भी हैं इकट्ठे आ रहे हैं, फिलर्स आ रहे हैं तो दो फिलर्स इकट्ठे आ रहे हैं, दो ईडियम तीन ईडियम आ रहे हैं तो वो इकट्ठे आ रहे हैं। लेकिन इस बार एसएससी ने क्या किया, पिछले 2 बार से एसएससी क्या करती आ रही है कि हर बार क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर रही है। एक बारी सिनोनिम पूछ लिया, फिर पता लगेगा एक क्लोज टेस्ट आ गया, फिर दोबारा से सिनोनिम आ गया, फिर एक ईडियम आ गया, फिर कुछ और आ गया। ऐसे मतलब क्वेश्चंस को जो है ना सेम वे में नहीं लेके चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा सब किया जाता है। ठीक है, हम इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है रिवाइल वर्ड का। रिवाइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली, किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। फर्स्ट ऑप्शन है रिवाइव। रिवाइव वर्ड में वीव रूट है, वीव का मतलब होता है लाइफ, और रिवाइव वर्ड का मतलब होता है किसी को दोबारा से जीवित करना, ब्रिंग बैक टू लाइफ। ठीक है, तो रिवाइव वर्ड इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। रिव्यू, रिव्यू तो किसी चीज़ को दोबारा से देखना, किसी चीज़ के बारे में दोबारा से सोचना, उसको बोलते हैं रिव्यू। तो ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं आंसर नहीं है। सी ऑप्शन जो है दैट इज एब्यूज, एक्सक्यूज मी, सी ऑप्शन जो है दैट इज एब्यूज। एब्यूज वर्ड का मतलब होता है किसी को गाली देना। शायद मतलब देखो, रिवाइल जो वर्ड था वो था किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, अब गाली दे रहे हो तब क्रिटिसाइज ही कर रहे हो, शायद ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको नहीं टिक कर रहे। पहले हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डी रिवील। रिवील जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना, किसी चीज़ का खुलासा करना, किसी चीज़ को सामने लेके आना। ठीक है ना, टू मेक समथिंग नोन। तो रिवील वर्ड भी नहीं हो सकता आंसर, तो सी जो ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगले क्वेश्चन में फिर से एरर निकालना है हमें। ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो एरर तो बी पार्ट में है। एरर इज अल्फ़ाबेट्स की जगह अल्फ़ाबेट आएगा, बिकॉज अल्फ़ाबेट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। अल्फ़ाबेट के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं लेटर, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर सीखने लायक थी, ए ऑप्शन के अंदर देखो लर्न की जो सेकंड फॉर्म लिखी है दैट इज़ लर्नड। ठीक है, अब लर्न की एक फॉर्म लर्नेड भी यूज़ होती है, LEARNED, लेकिन जो लर्नेड यूज़ होती है वो यूज़ होती है पर्सन के लिए एज एन एडजेक्टिव। जो पास्ट पार्टिसिपल इसका यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज़ होती है वो, वैसे तो नॉर्मल वर्ब की थर्ड फॉर्म इज दिस, जैसे आई हैव लर्नड आएगा। ठीक है, लेकिन ही इज ए लर्नेड पर्सन। ठीक है, लर्नेड वर्ड का मतलब यूज़ होता है वन हु इज अ स्कॉलर। ठीक है, तो वहाँ पे LEARNED यूज़ होता है। ठीक है, दोनों वर्ड के अंदर डिफरेंस है।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, वो प्लेस जहाँ पे शिप्स को शेल्टर मिलता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, होता है यही शायद आंसर होगा, लेकिन अगले ऑप्शंस देखेंगे हम। हेलीपैड, हेलीपैड वो प्लेस होता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो हैं या एरोप्लेन्स वगैरह जो हैं, जनरली हेलीकॉप्टर के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, ठीक है, या जहाँ पे लैंड करता है। पोर्ट जो वर्ड है वो भी हार्बर का सिनोनिम है। अब पोर्ट और हार्बर दोनों सिनोनिम है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस है, वो भी हम देखते हैं। पहले फोर्थ ऑप्शन और देख लें। बैरक, बैरक्स वर्ड जो है, बैरक का एक मीनिंग तो होता है किसी के ऊपर लाउडली शाउट करना, या बैरक्स वर्ड यूज़ होता है जहाँ पे जनरली सेना के जवान रहते हैं, ठीक है। तो अब बात बचती है ए ऑप्शन की और सी ऑप्शन की। देखो दोनों वैसे सिनोनिम है, लेकिन हार्बर और पोर्ट के अंदर एक डिफरेंस है। हार्बर जनरली जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शिप्स को शेल्टर देने के लिए होता है। ये मैनमेड भी हो सकता है, और नेचुरल भी हो सकता है। लेकिन जो पोर्ट है ये यूजुअली मैनमेड होता है, हार्बर से बड़ा होता है। पोर्ट के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, रेलवेज का कनेक्शन रहता है वहाँ पे। पोर्ट जो बनाए जाते हैं वो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए बनाए जाते हैं शिप्स की। तो पोर्ट जो वर्ड है दैट इज अ वर्ड विच मीन्स अ प्लेस यूजुअली मैन मेड और नेचुरल, but it is bigger than harbor. It has many buildings, warehouses, railways, and it is used for loading and unloading of ships, ठीक है। तो जो हमारा आंसर क्वेश्चन जो था वो था प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। तो मेनली शेल्टर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम, दैट वर्ड इज हार्बर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें फ्रेज रिप्लेसमेंट करना है। देख रहे हैं, द कदमपुझा देवी इज डैश इज वर्थ सीइंग टेम्पल इन केरला। तो देखो यहाँ पे एक एक फ्रेज यूज होता है, बी वर्थ डूइंग, बी वर्थ डूइंग। और ये जो बी वर्थ डूइंग है ना, इसके बीच में बी समथिंग वर्थ डूइंग होता है, ठीक है। जैसे जैसे यूज होता है दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज ए वर्थ वॉचिंग मूवी, हमें हमेशा यही बोलना पड़ेगा दिस इज ए मूवी वर्थ वॉचिंग। नाउन जो है वर्थ से हमेशा पहले आएगा। तो इन द सेम वे इस क्वेश्चन के अंदर भी यही बनना चाहिए कि इट इज अ टेम्पल वर्थ सीइंग, वर्थ विजिटिंग। ए टेम्पल वर्थ सीइंग जो है बी ऑप्शन है, वही हमारा आंसर है। जैसे मैं कहूँ मैंने कोई क्लास ली और किसी बच्चे ने कहा कि सर सच में क्लास अच्छी थी, मैंने भी कहा कि यार अगर इस टॉपिक पे क्लास हो तो ये तो क्लास सच में लगाने लायक है, तो दिस इज़ अ क्लास वर्थ अटेंडिंग। वी कैन से दिस इज़ अ क्लास वर्थ अटेंडिंग। मैं कहूँ हमें हर टाइप के पेपर को जितने भी हम टेस्ट करते हैं सबको एनालाइज ज़रूर करना चाहिए। तो ऑल आवर टेस्ट आर वर्थ एनालाइजिंग, मीनिंग होता है इसका कि इसको करने का फ़ायदा है, ठीक है। तो ए टेम्पल वर्थ सीइंग, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। अगला देखो, दे वर एंग्री बिकॉज दे रियलाइज दैट दे हैव हैड बीन चीटेड। दे वर एंग्री, वो एंग्री थे, बिकॉज दे रियलाइज, देखो दोनों के अंदर पास यूज किया, दैट दे हैव हैड बीन चीटेड नहीं, बिकॉज दे रियलाइज दैट दे, ऑप्शंस में देखो फर्स्ट ऑप्शन हैड बीन चीटेड, दे वर चीटेड, दे आर चीटेड। देखो आर और हैव का तो कोई सीन ही नहीं, बिकॉज पास्ट चल रहा है तो पास्ट की ही बात आएगी। क्वेश्चन ऑप्शन बनता है दे वर चीटेड या दे हैड बीन चीटेड, तो जो सही आंसर बनना चाहिए दैट इज दे हैड बीन चीटेड, ठीक है। तो हैड बीन चीटेड इज द राइट आंसर, क्योंकि रियलाइज बाद में किया और चीट उनको पहले किया जा चुका था। तो हमें
पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज है, पढ़ लेते हैं पैसेज को। द पैसेज आसान था आज वाला। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। कह रहे जो मेन फंक्शन है एजुकेशन का वो ये है कि यंग पीपल को प्रिपेयर किया जा सके पूरी लाइफ की प्रोसेस को समझने के लिए। द एंड ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मियरली टू पास सम एग्जामिनेशन। कह रहा है एजुकेशन का ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि ओनली, मियरली जो वर्ड है इसका मतलब होता है ओनली कि आपने कुछ एग्जामिनेशंस पास कर लिए हैं, एंड गेट अ जॉब एंड अर्न वंस लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है मतलब जीविका, ठीक है। तो एजुकेशन ख़त्म करने का मतलब यही नहीं है कि आपने कुछ एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, आपको जॉब मिल गई है और आप अपना मतलब लाइफ जो है वो अब चला पा रहे हो। इफ़ एजुकेशन इज़ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड लाइफ देन श्योरली लाइफ इज़ नॉट मियरली अ जॉब और एन ऑक्यूपेशन। कह रहे अगर एजुकेशन का मतलब ये है कि लोगों को लाइफ समझ में आए तो ये चीज़ तो पक्का है कि लाइफ इज़ नॉट ओनली अ जॉब और एन ऑक्यूपेशन। लाइफ जो है वो सिर्फ एक जॉब या ऑक्यूपेशन नहीं है। लाइफ इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरली वाइड एंड प्रोफाउंड। लाइफ जो है बहुत ज़्यादा वाइड चीज़ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइड चीज़ है और प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली फील करना, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री, एक रहस्य है। ए वास्ट रियल्म इन विच वी फंक्शन एज ह्यूमन बींग्स। एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम एज ह्यूमन बींग्स करते हैं, फंक्शन करते हैं। इफ़ वी प्रिपेयर आवर सेल्स ओनली टू अर्न अ लाइवलीहुड वी शैल मिस द होल पॉइंट ऑफ लाइफ। कह रहे हैं अगर हम अपने आप को सिर्फ इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम एक लाइवलीहुड चला सकें, लाइवलीहुड बना सकें, तो हम जो मेन पॉइंट है लाइफ का, जो एक्चुअल पॉइंट है उसको मिस कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन टू गेट अ डिग्री और पास एन एग्जामिनेशन फॉर अ जॉब। कह रहे हैं लाइफ को समझना इज मच मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी बजाय, एक डिग्री को प्राप्त करने की बजाय या एक एग्जामिनेशन को पास करने की बजाय। एग्जामिनेशन पास कर रहे हैं फॉर अ जॉब। लाइफ विद ऑल इट्स सबटेलिटीज इज सच अ वास्ट एक्सपेंस। कह रहे लाइफ जो है ना, ये जो वर्ड है सबटेलिटीज, इसका मतलब होता है एक एक छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट डिटेल, ठीक है। तो लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अपने आप में ही एक वास्ट एक्सपेंस हैं। वास्ट जो वर्ड है, वास्ट का मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा। तो लाइफ जो है ना इसकी एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी है। लाइफ को आप चाहे इसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी उठाओगे ना तो उनका भी मतलब सच में बहुत बड़ा बड़ा है। इट हैज़ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, इट्स सोरो एंड जॉयस। इसके अंदर ब्यूटी भी है, सोरो भी, दुख भी है, खुशी भी है। इट ऑल्सो हैज़ इट्स हिडन मीनिंग ऑफ माइंड सच एज एनवीज। इसके अंदर ही इसके हिडन थिंग्स हैं माइंड की, जैसे कि एनवीज, एनवीज होती है जेलेसी, एम्बिशंस, पैशंस, फियर्स, फुलफिलमेंट्स एंड एनेक्सिटीज। इसी लाइफ के अंदर हमें इन सब चीज़ों का मतलब मिलेगा, हमारे एम्बिशंस का, हमारे पैशंस का, फियर्स का, फुलफिलमेंट्स का और टेंशंस का। एनेक्सिटीज़ होती हैं टेंशंस। द बर्ड्स, द फ्लावर्स, द फ्लरिशिंग ट्रीज, द हेवंस, द स्टार्स, द रिवर्स एंड द फिशेज, देयर इन ऑल दिस इज लाइफ। सारी चीज़ें मिलके लाइफ बनाती हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, फ्लावर्स हों, ट्रीज हों, हेवंस हों, स्टार्स। मतलब लाइफ सिर्फ हमारी लाइफ हमसे खुद से रिलेटेड नहीं है, हमारे चारों ओर की सराउंडिंग्स मिलके हमारी लाइफ बनाती हैं। When we are young we must seek and find out what life is all about। जब हम छोटे हैं, हम यंग हैं, तो हमें ये चीज़ ढूंढनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि लाइफ का मेन मकसद क्या है। Thus we cultivate intelligence with the help of education। और इसी तरीके से हम कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्टीवेट का मतलब होता है डेवलप करना। हम डेवलप कर सकते हैं इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की हेल्प से हम इंटेलिजेंट बन सकते हैं। इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू थिंक फ्रीली। इंटेलिजेंस क्या होती है? एक ऐसी कैपेसिटी कि आप कितना फ्रीली सोच सकते हो, विदाउट फियर, विदाउट अ फॉर्मूला,
सो दैट वी बिगिन टू डिस्कवर फॉर आवर सेल्फ वट इज़ रियल एंड वट इज़ ट्रू, जिससे हम अपने आप के लिए ये पता लगा सकें कि क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ ट्रू है। एनीवन हु इज़ ग्रिप्ड विद फियर विल नेवर बी इंटेलिजेंट। एक ही बात को रिपीट कर रहा है कि जो बंदा फियर से घिरा हुआ होगा, ग्रिप होगा, वो कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ अस हैव फियर इन वन फॉर्म और अनदर। हर बंदे के अंदर किसी ना किसी फॉर्म के अंदर फियर होता है। वेयर देयर इज फियर देयर इज नो इंटेलिजेंस। वही बात दोबारा से लिख दी कि जहाँ पे भी फियर है वहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं है। दस वट एजुकेशन शुड डू इज हेल्प अस अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फ्रीडम। तो एजुकेशन को क्या करना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए ताकि हम ये चीज़ समझ सकें कि फ्रीडम की ज़रूरत क्या है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ सीखने लायक थी, यहाँ पे ना एक वर्ब आई हेल्प, और हेल्प अस अंडरस्टैंड लगाया। हेल्प के बाद ना हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होता है, ठीक है। हेल्प के बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होता है, विदाउट टू यूज़ होता है, V1 प्लस ING भी यूज़ नहीं होता। अनलेस प्रोसेस अनलेस वी आर फ्री वी विल नॉट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग। कह रहा है जब तक हम फ्री नहीं हैं तब तक हम पूरी प्रोसेस लिविंग की नहीं समझ सकते। व्हेन वी आर फ्री वी हैव नो फियर। और जब हम फ्री हो जाएं तो हमारे पास कोई डर नहीं है। वी डू नॉट इमिटेट बट वी डिस्कवर। तो ऐसे केस में हम इमिटेट नहीं करेंगे। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो ऐसे केस में हम कॉपी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डिस्कवर करेंगे, नई चीज़ों को सामने लेके आएंगे। तो पैसेज वॉज ऑल अबाउट मतलब कैसे एजुकेशन जो है हमारी लाइफ को समझने में हमें हेल्प कर सकती है। कुछ यही बातें थी। पढ़ते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमंस। अभी यहीं पे लिखा था भाई अगर फियर है तो इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ था मोस्ट ऑफ अस हैव, नीचे से चौथी पांचवी लाइन है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमंस, वी अंडरस्टैंड लाइफ्स ग्रेट मिस्ट्री। फियर के साथ नहीं समझ सकते। वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर इंटेलिजेंस। वी थिंक फ्रीली, वी सी द वास्ट एक्सपेंस ऑफ लाइफ। नहीं जी, सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर, वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर इंटेलिजेंस। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ। एजुकेशन का एम क्या है, क्या क्या चीज़ हमें रियलाइज करवाना चाहती है एजुकेशन। द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस, द नीड ऑफ फ्रीडम, द नीड ऑफ जॉब्स या नीड ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, हमें फ्रीडम की नीड समझाना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्हेन वी आर यंग वी शुड। जब हम यंग हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये पिछले पेज पे इसका आंसर था। ये है व्हेन वी आर यंग, लास्ट लाइन, व्हेन वी आर यंग वी मस्ट सीक एंड फाइंड आउट व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। तो जब हम छोटे हैं तो हमें क्या, यंग हैं तो हमें क्या समझना चाहिए, वी शुड सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ, स्टडी एंड गेट ए डिग्री, ट्राई फॉर गुड जॉब, स्टडी साइंस, सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ। ए ऑप्शन जो है पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर बनता है। वैसे हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग आंसर बनाने की सोचें तो हम तो यही सोचेंगे कि भाई ट्राई फॉर अ गुड जॉब, अभी हमें एक गुड जॉब मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए जी। लाइफ का मीनिंग तो हम समझ लेंगे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन हेल्प्स अस रियलाइज द। एजुकेशन हमें किस चीज़ को रियलाइज करने में हेल्प करती है, वे टू डेवलप आर कैरियर, नीड फॉर गुड हेल्थ, मीनिंग ऑफ फियर, नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम। तो क्या चीज़ हमें बताती है, हमें बताती है नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द पैसेज इज अबाउट एजुकेशन, फ्रीडम, इंटेलिजेंस या लाइवलीहुड। किस चीज़ के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, फ्रीडम के बारे में है, इंटेलिजेंस या लाइवलीहुड। द पैसेज इज अबाउट ए ऑप्शन, एजुकेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। फिलर के लिए हमें राइट वर्ड चूज करना है। द विलेजर क्राइड डैश हिज वॉइस फॉर हेल्प। कोई विलेजर था, वो चिल्लाया डैश हिज वॉइस फॉर हेल्प। ऑप्शंस हैं क्राइड ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉइस, इन द टॉप ऑफ हिज वॉइस, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज वॉइस या एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। यहाँ पे ये फ्रेज यूज होता है क्राई एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एट द टॉप ऑफ समबडीज वॉइस, जिसका मीनिंग होता है वेरी लाउडली, एक्सट्रीमली लाउडली। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
साइमन टीचेस चिल्ड्रन डैश वाटर कलर पेंटिंग। साइमन जो है बच्चों को सिखाता है वाटर कलर पेंटिंग की डैश। क्या? द आर्ट ऑन वाटर कलर पेंटिंग, द आर्ट इन वाटर कलर पेंटिंग, द आर्ट बाय, या द आर्ट ऑफ। देखो, ऑन और बाय तो यूज़ ही नहीं होता, ए और सी तो बिल्कुल इरेलीवेंट हैं। बी और डी दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। द आर्ट इन होता है, द आर्ट ऑफ भी होता है, लेकिन आर्ट इन डूइंग समथिंग होता है, द आर्ट इन पेंटिंग, ठीक है। लेकिन द आर्ट ऑफ समथिंग होता है, ठीक है। द आर्ट ऑफ समथिंग, वाटर कलर पेंटिंग जो है यहाँ समथिंग का काम कर रहा है, और द आर्ट इन डूइंग समथिंग की सेंस में यूज़ होता है। तो जो आंसर है वो बनता है हमारा डी, द आर्ट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इडियम दिया है, मीनिंग निकालना है। टू क्रॉस योर फिंगर्स। देखो, टू क्रॉस योर फिंगर्स जनरली आपने देखा होगा कि कुछ होना हो तो जनरली हम कुछ अपनी फिंगर्स क्रॉस करते हैं कि भाई कुछ अच्छा हो जाए। टू क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब ही होता है किसी अच्छी चीज़ के लिए होप करना। जो डी ऑप्शन है, टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट वन वांट्स देम टू हैपन, किसी अच्छी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखने के लिए ये ईडियम यूज़ होता है, टू क्रॉस योर फिंगर्स। जैसे कोई रिजल्ट आने वाला हो और हम यूँ कह सकते हैं, वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड माई फिंगर्स आर क्रोस्ड। माई फिंगर्स आर क्रोस्ड, तो इसका मतलब होता है कि मैं होप कर रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें सिनोनिम बताना है परप्लेक्सिटी का। परप्लेक्सिटी जो वर्ड है, परप्लेक्स वर्ड से बना है। परप्लेक्स का मतलब होता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, ठीक है। परप्लेक्स का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, और हमें उसका सिनोनिम बताना है। फर्स्ट वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी जो वर्ड है वो सिनोनिम होता है सिंपैथी का। बस दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। सिंपैथी एक ऐसा वर्ड है, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, एम्पैथी भी होती है सहानुभूति, लेकिन एम्पैथी के अंदर जो फीलिंग्स होती है ना वो ज़्यादा होती हैं। क्लासेस के अंदर मैंने कई बार इसका एग्जांपल दिया है कि जैसे कि अगर मैं फेल हो गया और मेरा फ्रेंड पास हो गया, तो वो मेरा फ्रेंड मुझसे कह रहा है कि यार कोई बात नहीं, फेल पास लगा रहता है, तो उसने मुझे क्या दी? सिंपैथी। लेकिन अब क्या हुआ कि अगली बारी मैं भी फेल हो गया, मैं तो फेल होना ही था, मेरा दोस्त भी फेल हो गया। तो दोस्त जब परेशान था, मैंने दोस्त को कहा कि चल कोई बात नहीं भाई, फेल पास तो लगा रहता है, तो मैंने जो दोस्त को दी वो दी एम्पैथी। अगर आप उसी की जगह पे आप उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, देन यू गिव एम्पैथी, ठीक है। एमिकेबिलिटी, एमिकेबल वर्ड का मतलब होता है लवेबल या फ्रेंडली, ठीक है। तो एमिकेबल परप्लेक्सिटी का कोई रिलेशन नहीं है। पजल, पजल वर्ड तो मालूम ही होगा, पजलमेंट का मतलब ही होता है कन्फ्यूज़न। और जो फोर्थ ऑप्शन है कॉनकॉर्डेलिटी, कॉर्डेंटली, कॉनकॉर्डेंटली का मतलब होता है कॉनकॉर्ड वर्ड होता है। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है इन एग्रीमेंट, ठीक है। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, तो कॉनकॉर्डेंटली भी हो जाता है, मतलब विद एग्रीमेंट, इन एग्रीमेंट। तो परप्लेक्सिटी का जो सिनोनिम है दैट इज पजलमेंट। अगला क्वेश्चन है सेम एज द मीनिंग। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ए स्मॉल प्लेट ऑफ शाइनिंग मेटल और प्लास्टिक यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन स्पेशली ऑन क्लोथिंग। कह रहा है एक मेटल या प्लास्टिक का पीस, प्लेट, जनरली जो क्लोथिंग पे सजावट के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा गर्ल्स के, लेडीज़ की ड्रेसेस के ऊपर जनरली वो लगे रहते हैं कुछ मतलब मोतियों के साथ में कुछ और चीज़ें जो लगी रहती हैं, उनके लिए वर्ड पूछ रहा है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं। देखो, हालांकि जो चारों वर्ड है ना, ग्लिसन, स्पेंगल, ग्लिटर, ग्लिमर, ये चारों कहीं ना कहीं सजावट से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्लिसन जो वर्ड है ये होता है जनरली, इसका मीनिंग होता है टू शाइन, चमकना। और चमकना कैसे? जब आप में से
लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो, टू शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम अ वेट और स्मूथ सरफेस, ठीक है। और जो स्पेंगल वर्ड है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि चारों वर्ड का मतलब है टू शाइन, ग्लिसन, स्पेंगल, ग्लिटर, ग्लिमर, चारों का मतलब है टू शाइन, ठीक है। लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पेंगल जो वर्ड है ये जनरली वो पीसेस होते हैं जो हमारी ड्रेसेस के अंदर यूज़ होते हैं। ग्लिटर जो वर्ड है, ग्लिटर तो आपने सुना होगा, ग्लिटर स्केचेस आते हैं, ग्लिटर पेन्स आते हैं, आजकल आपने देखा होगा वो पेन जेल पेन होते हैं कुछ, और थोड़ा सा चमक होती है, शाइन होती है उनके अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ होते हैं ग्लिटर। और ग्लिमर जो वर्ड है ये, ग्लिमर भी वर्ड उसी सेंस में यूज़ होता है, जैसे ऊपर ग्लिमर का मीनिंग टिमटिमाना वाली सेंस हो जाती है। स्टार्स जो होते हैं ना ये ग्लिमर करते हैं, ठीक है। एक ग्लिमर ऑफ लाइट हो सकता है, तो ये भी चमक की ही सेंस में है, शाइन की ही सेंस में है। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वाज बी, स्पेंगल। टू मूव हरिडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स, टू मूव हरिडली, हरी में जल्दबाजी में चलना, विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स, जो फर्स्ट ऑप्शन है टू स्करी, इस क्वेश्चन का आंसर है स्करी का मतलब होता है जल्दी जल्दी, छोटे छोटे स्टेप्स में बड़ी जल्दी जल्दी चलना, ठीक है। नेक्स्ट जो है टू स्किम, स्किम का मतलब होता है किसी में से कोई चीज़ निकालना, जैसे स्किम्ड मिल्क आता है, स्किम्ड मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट को रिमूव किया हुआ होता है, तो स्किम का मतलब ही होता है टू रिमूव। या स्किम का एक मीनिंग और यूज होता है टू मूव क्विकली जस्ट अबव द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर पैर ना रखना लेकिन मूव करना क्विकली विदाउट टचिंग द ग्राउंड, इस सेंस में यूज होता है। वर्ल जो वर्ड है ये स्विरल का सिनोनिम होता है, वर्ल, वर्ल से वर्ल पूल बनता है, वर्ल का मतलब होता है टू मूव इन सर्कुलर मोशन। जिप जो वर्ड है, जिप का मीनिंग यूज होता है, जिप एक तो सिंपल जिप होती है कपड़ों में जो जिप लगती हैं, ठीक है। एक जिप का मतलब होता है टू स्पीड अप, किसी चीज जल्दी जल्दी चलना, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर था दैट वाज फर्स्ट ऑप्शन टू स्करी। अगले क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है ग्रम्बल का। ग्रम्बल जो वर्ड है इसका मतलब होता है, देखो वर्ड में लिख रहा है गरम, गरम हो गया है ना, गरम हो गया, हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, शिकायत करना, तो ग्रम्बल होता है टू कंप्लेन। ए, बी और डी ये जो तीनों ऑप्शन है इसके सिनोनिम है, ठीक है। ये तीनों का मतलब ही होता है कंप्लेन करना। टू स्नीवल जो वर्ड है फर्स्ट, इसका मतलब होता है जनरली मतलब इस चीज़ के लिए कंप्लेन करना कि सामने वाला आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। बच्चे, छोटे बच्चे इस चीज़ को करते हैं, स्नीवल करते हैं, जैसे किसी मदर के दो बच्चे हों, मम्मा अगर एक बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और दूसरे की तरफ अगर गलती से ध्यान ना जाए तो वो बच्चा जो रोने लगता है तो वो स्नीवल करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेच, क्वेच वर्ड का मतलब भी होता है टू कंप्लेन, ठीक है। और जो टू स्क्वैक है फोर्थ ऑप्शन, ये भी होता है टू कंप्लेन, लेकिन इसमें हम शोर मचा के कंप्लेन करते हैं, स्क्वैक। और टू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी की प्रेज करना, तो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है वो ग्रम्बल का डायरेक्ट एंटोनिम है। देखो हम ना रोज टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, रोज टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि टेस्ट का एनालिसिस करने से पहले, देखो क्लास के अंदर आप जैसा भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो कोई बात नहीं, एनालाइज करने से पहले ना टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को एक बारी अपनी तरफ से आंसर कर दिया करो। देखो हम जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम जब पेपर कर रहे हैं, तब हम कोशिश हमारी यही रहती है, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें क्वेश्चंस को छोड़ना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस टेस्ट के एनालिसिस को देखने से पहले टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को आंसर एक बारी जरूर कर दिया करो, ताकि हमें हमारे लेवल का भी पता लगता रहे कि हमारी किस क्वेश्चन के बारे में क्या सोच बन रही है और हमारा क्वेश्चन कहाँ तक ठीक हो रहा है। इसके अलावा भी देखो इंग्लिश में तो ठीक है, हम रोज साथ में चीज़ों को कर रहे हैं,
इसके अलावा मैं आप लोगों को, आप सब लोग मेरे हिसाब से जो भी इस टेस्ट डिस्कशन को देख रहे हो, सब लोग CGL, CPO, MTS या जो आपका जो LDC का एग्ज़ाम होता है, इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इन सब एग्ज़ाम्स में GS का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो इंग्लिश और GS जो हैं, ये दो चीज़ें ही बच्चों को पीछे खींचती हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे मैं आप लोगों को कहूँगा थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा वीक में आप लोग एक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाया करो। संडे को जनरली KD कैंपस और ये पैरामाउंट जो हैं जनरली फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो वहीं पे बैठ के अगर आप टेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जनरली जब हम घर पे टेस्ट लगा रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारे अंदर एक लेज़ी सा एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी कोशिश ये ज़रूर किया करो कि एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, और फुल लेंथ टेस्ट लगाने के बाद उस टेस्ट को भी पूरा एनालाइज करो, जैसे हमने ये इंग्लिश के टेस्ट को एनालाइज किया। क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस ही हमारे अंदर ग्रोथ लेके आता है। हमारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो टेस्ट के एनालिसिस से आएगी। और टेस्ट के एनालिसिस पे अगर आप टेस्ट को करने में 15 मिनट लगा रहे हो तो टेस्ट के एनालिसिस पे एटलीस्ट 45 मिनट्स लगाने चाहिए, और इतना लगाना बनता है। तो टेस्ट का एनालिसिस सच में रिजल्ट देता है। कोशिश करो कि वीक में एक टेस्ट फुल लेंथ ज़रूर लगाओ, और उसी दिन सेम डे आंसर्स अगर उसके अवेलेबल हो जाएं तो उसको एनालाइज ज़रूर करो, और अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो उन डाउट्स को क्लियर ज़रूर करो। तो आज के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।